गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। ओके, इससे पहले चैप्टर में हमने जो चैप्टर नंबर 1 किया था उसमें डाइवर्सिटी वाला टॉपिक लिया था। डाइवर्सिटी का मतलब हम समझते हैं जो अलग अलग टाइप की जो वैरायटीज भिन्नता जो हमारे देश में मौजूद है, इससे रेफरेंस में हमने उस चैप्टर में पढ़ा। अब उस डाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन यानी कौन कौन से भेदभाव होते हैं, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रेजुडिस, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल। ओके, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है कि पहले से ही हम किसी के लिए अपने मन में एक सोच बना लें, बिना उससे मिले, बिना उससे जाने हम किसी के प्रति कोई भी सोच, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हम जब भी किसी पर्सन के लिए ऐसी सोच बना लेते हैं बिना उससे मिले जुले, केवल अपने मन में ही सोच कर ही हम उसे इसके लिए अपने मन में अलग से सोच बना ले, उसे हम बोलते हैं प्रेजुडिस। The term prejudice means a preconceived opinion that is formed without any reason or actual experience. Okay? Or, for example, we often prejudice against people from other cultures, society, religion, and even caste. Okay? तो जैसे मैंने समझाया वही मैंने इसमें लिखवाया है कि prejudice means a preconceived opinion। हम पहले से ही अपने मन में एक ओपिनियन बना लेते हैं, ओके, बिना किसी कारण के, ना ही उससे मिले हैं, ना कोई हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा उस इंसान से मिलके, लेकिन हम पहले से ही अपने मन में एक ओपिनियन बना के रख लेते हैं। इसका एग्जांपल मैंने दिया है कि हम प्रेजुडिस किस तरीके से होते हैं कि कोई दूसरा पर्सन हो जो कि दूसरा कल्चर अपनाता हो, तो उसके लिए हम प्रेजुडिस होता है कि इनके कल्चर में ऐसा होता है, ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे। कभी उनकी सोसाइटी अलग, सोसाइटी कोई दूसरी सोसाइटी, या लाइक एग्जाम्पल ले लो, विलेज एंड सिटी की पीपल्स को सिटी पीपल्स समझते होंगे विलेज पीपल्स ऐसे हैं वैसे हैं, भले चाहे उनसे मिले ना मिले। सेम चीज विलेज पीपल्स के साथ सिटी पीपल्स के साथ भी होती है कि विलेजर्स से सोचते हैं कि सिटी पीपल्स वाले बेकार होते हैं, खराब होते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे मन में जो पहले से प्रेजुडिस होता है, उसके बारे में ये एग्जांपल हमने दिए। सेकेंड जो वर्ड हमने इसे पढ़ा था स्टीरियोटाइप, उसी पे क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टीरियोटाइपिंग। द टर्म स्टीरियोटाइप स्टैंड्स फॉर द बिलीफ्स अबाउट पीपल बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। हम किसी पीपल्स के लिए कोई एक मन में बिलीफ बना लेते हैं। हमने इस चैप्टर में स्टीरियोटाइपिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पे, है ना, कि लाइक गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती। हम पहले स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि लड़कियां लाइक क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, है ना, इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं काम कर सकती है, बॉयज जो होते हैं वो खाना नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ये जो चीज होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। हम पहले से अपने एक मन में बिलीव बना के रखिए कि ये काम केवल वो पर्टिकुलर बंदा कर सकता है, ये काम वो पर्टिकुलर बंदा। जब भी हम किसी के लिए अपने मन में अलग से एक धारणा बना के रख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ओके, और हमारी खुद की सर्टेन एजम्पशंस होती है, हम ऐसा सोचते हैं, इस वजह से हम सामने वाले को वो काम करने नहीं देते हैं। लाइक कभी आपने देखा कि नहीं ये काम वो नहीं कर सकता है, आपने उससे भले करवाया नहीं हो, पर लेकिन आपने पहले से ये सोच लिया है कि ये काम वो नहीं कर पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव करना, ट्रीटिंग समवन इन एन अनएक्सेप्टेबल और अनफेयर मैनर बेस्ड ऑन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे? प्रेजुडिस या फिर स्टीरियोटाइप होने से किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव करना, उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। सबसे पहला जो देखा गया हमने, इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी गरीब पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने डेली रिसोर्सेज है, खाना, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, इनको वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वो इस वजह से वो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पे अपना खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो वहां पे उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, स्कूल्स नहीं जा पाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर कास्ट बेस, किसी कास्ट बेस से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है
कि ऐसा हर जगह नहीं होता पर, लेकिन हाँ कुछ जगह आज भी इंडिया में ऐसी जगह जहाँ पे कास्ट को रिलेटेड बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट मतलब जाति से रिलेटेड, अपर कास्ट वाले पीपल्स अपनी सिक्योरिटी दिखाते हैं, लोअर कास्ट वाले पीपल अपनी सिक्योरिटी दिखाते हैं, लोअर कास्ट वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वही मैंने लिखवा दिया, कम्युनिटीज प्लेस एट द बॉटम वर कॉल्ड द लोअर कास्ट एंड कंसिडर्ड सोशली इन्फीरियर। ओके, ऐसी कम्युनिटी जो कि लोअर कास्ट के पीपल से या उन्हें अनटचेबल्स का वो दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ना ही वो अपर कास्ट वाले लोगों के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, ना उनके घर जा सकते हैं, ना टेम्पल्स में जा सकते हैं। लोअर कास्ट ने नीची जात वाले मतलब लोअर जो जाति सिस्टम होता है उसमें सबसे लोअर जो जाति होती है उसको लोअर कास्ट कहा जाता है। तो उनको ना स्कूल्स में बैठने दिया जाता है, ना कैंपस में जाने जाता है। हालांकि ये आजकल बहुत सी जगहों में ये कम हो गया, बट हाँ कुछ जगहों में अभी भी ये प्रिवेल है इंडिया में। फिर आता है रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो अलग अलग धर्म है हमारे यहाँ, उस वजह से हम एक धर्म के प्रति कोई धारणा बना लेते हैं, उसकी वजह से उसको हम भेदभाव करें, तो उसको हम बोलते हैं रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड पीपल फाइट फॉर इक्वालिटी ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस। तो इसको हम बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचते हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट। ओके, इस चैप्टर में हमने गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने लीडर्स को कि जो हम पे गवर्न करेगा उसको हम खुद चुनते हैं, है ना, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शन, है ना। सो इसी चीज को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जब कोई पर्सन चुनाव में खड़ा होता है उसको हम इलेक्ट करके जितवाते हैं, तो इसको मतलब इस टाइप की डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच एलिजिबल सिटीजन रूल द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, कोई एलिजिबल पर्सन होता है जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करता है और उसको चुनता कौन है, हम जो सिटीजन्स है, पीपल्स जो जनता है वो उसे चुनती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाउ व्हाई इज द हायरार्की इन द डेमोक्रेटिक सेटअप आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन। डेमोक्रेसी में जो हायरार्की होती है, लीडर्स हो गए, नेता हो गए, ये आंसरेबल क्यों है, जनता के लिए अकाउंटेबल क्यों है, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जनता से सवाल क्यों कर सकती है। उसका रीजन ये है, द हायर अथॉरिटी इज आंसरेबल टू सिटीजन बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय सिटीजन। क्यों? सबसे सिंपल कारण ये है क्योंकि उसको हमने ही इलेक्ट करा है, तो उसको आंसर देना पड़ेगा। हमने आपको 5 साल के लिए इलेक्शन में हमने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, हमने आपको अपना लीडर चुना है ताकि आप हमें गवर्न कर सके। तो आप आंसरेबल हो कि आप जो भी काम करोगे हमारे हित में ही करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इट इज द राइट, एक तरह का राइट है जो कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को ग्रांट किया गया है कि अगर if they are above the age of 18 to vote for the representative irrespective of caste, gender, religion or creed they belong। यानी कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो 18 या 18 साल से ऊपर का है तो वो वोट कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नमेंट। ओके, टर्म गवर्नमेंट आपको क्या समझ में आता है, और आपको कोई से भी 3 फंक्शंस मेंशन करने हैं। ओके, गवर्नमेंट क्या काम करते हैं, फंक्शंस क्या, इसके बारे में। द टर्म गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और अ स्टेट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी देश को या किसी राज्य को गवर्न कर सके, उस पर शासन कर सके। ओके, अब इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो क्या काम करते हैं, इट लुक्स आफ्टर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर बाय लॉन्चिंग वेरियस स्कीम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट। ओके, काम क्या होता है, जो भी गरीब इंसान होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पीपल, इनके लिए वेरियस स्कीम प्रोग्राम्स लॉन्च करना ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। In case of any natural disaster like flood, drought or an earthquake acts as a facilitator by providing relief to the people with the help of various relief camps।
कभी देश में कोई डिजास्टर आ जाता है, यानी कहीं होता है ना, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं लैंडस्लाइड्स होती है, तो वहां पे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप लेती है, वहां पर रेस्क्यू मिशंस करती है, रिलीफ कैंप्स लगाते हैं, ताकि उन पीपल्स को वापस से रिहैबिलिट कर सके। ओके, नाउ इट इंश्योर्स द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजंस आर फुलफिल्ड। उसके साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सिटीजंस की, जो सारी चीजें है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करके रखना, ऐसा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है सिटीजंस की, उसको फुलफिल करने का काम यही करता है। ओके, गवर्नमेंट करती है। हाउ डज द गवर्नमेंट एक्सरसाइज अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ लॉज। ओके, गवर्नमेंट कैसे अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है लॉ से। ओके, उसका एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट लॉज एंड इंश्योर दैट द लॉज आर बीइंग फॉलोड बाय सिटीजंस। ओके, तो कैसे गवर्नमेंट कैसे अपने अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है, विद द हेल्प ऑफ लॉ। जो नियम कायदे कानून बनाए गए, उसी नियम कायदे कानून पर लोगों को बोलती है कि आपको नियम कायदे कानून से चलना है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इस वजह से इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, फॉर द एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशन ऑफ एडोलसेंट्स इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। लाइक गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया रखा जहां पर आप किसी भी 14 ईयर्स से कम के बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। और अगर आपने हैजार्डस यानी कि ऐसी फैक्ट्रीज में जहां पर जान में खतरा है, वहां पर अगर आपने किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दिया है तो वो कानून गैर कानूनी है और आपको सजा भी हो सकती है और आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। ओके, नाउ ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखना है, आपको कोई से भी 3 पॉइंट लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्चिकल गवर्नमेंट। ओके, सो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके, ये गवर्नमेंट किसके लिए है, जनता के लिए है। इसे चुनता कौन है, जनता, बाय द पीपल। और ये किसके लिए आंसरेबल है, जनता के लिए, so it's for the people. Whereas monarchy गवर्नमेंट तो इंडिविजुअल खुद स्टैब्लिश कर लेता है। लाइक मैं इस कंट्री का राजा हूं, मेरे हिसाब से मैं उसको चलाऊंगा। तो ये एक टाइप की मोनार्चिकल गवर्नमेंट। यहाँ पे किसी भी पर्सन ने अपनी सहमति नहीं दी है कि वो राजा बने, उसने खुद अपने आप को इंडिविजुअली राजा घोषित किया है। वो अपने हिसाब से शासन करेगा, वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं रहेगा, है ना। वो किसी को भी कोई भी किसी भी पूछ नहीं सकता है, वो उसकी मर्जी के हिसाब से फैसले लेगा। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज मोनार्चिकल गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल के पास रियल पावर होती है, बिकॉज जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे तो वो जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। तो कहीं ना कहीं पावर्स तो लाई करती है पीपल्स पे। अगर वो वोट देंगे तो ही आप इलेक्ट होंगे, अगर आप वोट आपको देंगे ही नहीं तो वो आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। ओके, नाउ रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द किंग और द क्वीन। यहाँ पर जो रियल पावर है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में नहीं है, वो यहाँ पर राजा या रानी के हाथ में होती है। इलेक्शन आर कंडक्टेड टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। नियमित अंतराल में इलेक्शंस होते रहते हैं, हर 4-5 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं। सीएम के इलेक्शन होते हैं, आपके सरपंच के इलेक्शंस होते हैं। सो नियमित अंतराल में इलेक्शंस होते रहते हैं। हालांकि मोनार्चिकल गवर्नमेंट में ऐसी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होती है, हिरार्चिकल रहती है। राजा, फिर उसका बेटा, फिर राजा बनेगा, एंड ऑन। ओके, यहाँ पर मैंने आपको आज का ये रिवीजन 2 चैप्टर्स का करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका टेस्ट रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।